सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली प्रदेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, लिखा गया है कि मेष लग्न के बनने वाले कुछ प्रमुख राजयोग या प्रमुख योग हैं। यह कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग किसी भी एक लग्न के योग के बारे में सही ढंग से समझ लेंगे तो अन्य लग्नों पर भी वही नियम लागू होता है। हाँ, ग्रह के स्थितियों के आधार पर कुछ अलग बात होती है, वह अलग लग्नों पर अलग अलग प्रकार से प्रभावी होती है। परंतु यदि भावेशों के आधार पर राजयोग को सही ढंग से या अच्छे एवं बुरे योग को हम लोग समझ लेते हैं तो वह सभी लग्नों पर प्रभावी होती है। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिए, वहां से भी शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला सूत्र है कि हमारे जातक शास्त्रों में, फलित के शास्त्रों में ढेर सारे पुस्तक हैं, अनेक प्रकार के श्लोक देखने को मिलते हैं, परंतु हम अपने स्मरण के आधार पर आज कुछ योगों के बारे में चर्चा करेंगे। कि एक श्लोक है कि मेष लग्ने तु जातस्य राजयोगोपि लभ्यते चतुर्थ पंचमाधि संबंधेन मात्र न संशयः। मेष लग्ने तु जातस्य राजयोगोपि लभ्यते चतुर्थ पंचमाधि संबंधेन न संशयः। यानी कि मेष लग्न में, मेष लग्ने तु जातस्य यानी कि मेष लग्न की क्या जो कुंडली हो, जातक हो, राजयोगों की लभ्यते, उसे राजयोग मिल जाता है। कब मिलता है? तो चतुर्थ पंचमाधीशम यानी कि चौथे एवं पांचवे भाव के स्वामी। पंचमाधीशम संबंधे न संशय, यानी कि अगर संबंध बनता है भी संशय है ही नहीं। अब इसका कार्य कि एक तो यहाँ पे कई नियम, एक ही साथ कई नियम प्रभावी हो जाते हैं। चौथा भाव जो होता है, यह चौथा भाव वो केंद्र भाव है। पांचवा भाव त्रिकोण भाव है। तो यह केंद्र भाव एवं त्रिकोण भाव का संगम हो गया संबंध होने पर, तो चाहे वह सातवें भाव का संबंध पंचम से हो जाए, दसम भाव का संबंध पंचम से हो जाए, या लग्न भाव का संबंध पंचम से हो जाए, क्योंकि लग्न को केंद्र एवं त्रिकोण दोनों ही कहा जाता है, या लग्न का संबंध नवम से हो जाए, दसवें का संबंध नवम से हो जाए, चौथे का संबंध नवम से, सातवें का संबंध नवम से हो जाए, या चौथे का संबंध नवम से हो जाए, या चौथे का संबंध प्रथम भाव से, या सातवें का संबंध प्रथम भाव से, या दसम का संबंध प्रथम भाव के स्वामी से हो जाए, तो एक प्रकार का यह राजयोग होता है। परंतु यह चतुर्थ पंचमाधीशम क्यों कहा गया? हम सबों को अपने विवेक के आधार पर इसे समझने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। तो चौथा भाव सुख का है, चौथा भाव सुख एवं पांचवा भाव हमारी विवेकशीलता। तो जब सुख एवं विवेक सुख एवं विवेक का मिलन हो, संबंध हो जाए, तो फिर और क्या कहना। यह सुख एवं विवेक ही नहीं है, यह बहुत कुछ है। चौथा भाव हमारी अपनी लोकप्रियता एवं विवेकशीलता, लोकप्रियता एवं पांचवा भाव प्रेम। तो वास्तविक व्यक्ति सुखी जीवन धनी कौन होता है? वास्तविक धनी तो वही है जिसकी लोकप्रियता जितनी अधिक हो, जिसको मानने वाले, समझने वाले, चाहने वाले जितने अधिक हों, वह उस व्यक्ति का जीवन उतना ही सामान्यतः व्यवहारिक जीवन उसके सुखी होते हैं। अब मेष लग्न में एक और बातें यहाँ पर समझने को मिल रही है कि यहाँ पर देखा जाए कि यदि केंद्र एवं त्रिकोण भाव के भी स्वामी हो, की का संबंध हो,
एवं दोनों में मित्रता भी है। यहाँ पे सूर्य एवं चंद्रमा में आपस में मित्रता होती है। यदि दोनों का आपस में मित्रता हो तो यह संबंध और लाभकारी हो जाता है, जो मेष लग्न में देखने को मिलता है। मेष लग्न में चौथे एवं पांचवें भाव के स्वामी की आपस में मित्रता भी है, इसलिए और यह ज्यादा लाभकारी हो जाता है। और यह दोनों ही चौथे एवं पांचवें भाव के स्वामी लग्नेश के भी मित्र हैं। इसलिए तो यहाँ पर हम लोगों को क्या शिक्षा मिला? हम लोगों को यही शिक्षा मिला कि यदि चौथे एवं पांचवें भाव के स्वामी का आपस में संबंध बनता हो और वे लग्नेश के मित्र भी हों तो प्रबल राजयोग बनता है। इस श्लोक से हम लोगों को क्या शिक्षा मिल रहा? मेष लग्ने तु जातस्य राजयोगोपि लभ्यते चतुर्थ पंचमाधिसम संबंधेन न संशय। इस श्लोक से यही शिक्षा मिली ना कि एवं पांचवें भाव के स्वामी का संबंध हो, क्या इस कुंडली में बन रहा है कि नहीं बन रहा है हम लोग देख लेंगे, और वह लग्नेश का भी मित्र हो तो अत्यधिक, और चौथे एवं पांचवें भाव का स्वामी में आपस में भी मित्रता हो तो और अधिक। अनेक प्रकार के सुख, राजयोग का मतलब होता है कि संपन्नता में सहयोगी योग। इस सूत्र को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं? शायद हमारी आवाज आप लोग नहीं सुन पा रहे हैं, यहीं तो कमी हो जाती है। समझ सकते हैं, बोलना चाहिए, लगे हाथ बोलना चाहिए। बोलने से जो जी होता है गुरु ना जी। प्रतिक्रिया, हाँ प्रतिक्रिया जब मिलता है ना तो फिर अच्छी बात होती है। अब इस कुंडली पर देखा जाए कि सूर्य एवं चंद्रमा में संबंध है। संबंध कई प्रकार से देखे जा सकते हैं। हम लोगों को साथ में जब भी हम लोग फलादेश करें तो संबंध साथ में तो नवमांश कुंडली रहता ही है। तो यहाँ पे सूर्य देव जो है बृहस्पति की राशि में है, चंद्रमा शुक्र की राशि में है। यहाँ पर राशि परिवर्तन का वैसे कोई संबंध नहीं, एक दूसरे को भी नहीं देख रहे हैं। यदि चंद्रमा यहाँ पर है तो सूर्य अगर यहाँ पर होते तो संबंध होता, या चंद्रमा सूर्य की युति होती तब अच्छी बात हो जाती। एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने पढ़ा है, वैसे पुस्तकों में भी वर्णित है, चाहे वह फल दीपिका हो या अन्य ग्रंथ हो, पौराणिक ग्रंथ हो, सभी में लिखा जाता है कि सूर्य के साथ कोई भी ग्रह होता है तो अस्त हो जाता है। परंतु यह भी हमारे पुस्तकों में लिखा गया है कि यदि सूर्य के साथ में गुरु हो, सूर्य के साथ में गुरु की युति हो जाए तो व्यक्ति बहुत ही अच्छा हो जाता है। देव गुरु बृहस्पति के गुण धर्मों में बहुत विकास हो जाता है, व्यक्ति को लाभ मिल जाता है। अगर सूर्य गुरु की युति हो तो गुरु विवेचना के कारक हैं, तो सूर्य गुरु की जिसके कुंडली में युति हो वह व्यक्ति तो विद्वान ही नहीं होगा, समझदार ही नहीं होगा, क्योंकि अगर वो फल नहीं देंगे तो अस्त ग्रह भी फल देते हैं। तो ये वाली बात थी। यह इस सूत्र को हम लोग समझ गए। अब इसका लाभ कब मिलेगा? इस कुंडली में चौथे एवं पांचवें भाव के स्वामी का आपस में संबंध नहीं है। नवमांश में हम लोग देख सकते हैं, तो नवमांश में सूर्यदेव कहाँ है? तो यह 9 नंबर की राशि में सूर्यदेव है, 7 अंशों के हैं, यानी कि तीसरे नवमांश में है। तो धनु राशि, हाँ तो ये तो मिथुन राशि में चले गए ना। जी गुरु जी। तो मिथुन राशि में जब सूर्य चले गए, यानी कि चंद्रमा में है ही नहीं। क्या चंद्रमा भी मिथुन राशि में ही है नवमांश में? तो हल्का सा योग बना। या अगर यही सूर्यदेव नवमांश में भी यदि सूर्यदेव कर्क राशि में होते, चंद्रमा सिंह राशि में होता, नवमांश में भी राशि परिवर्तन संबंध को दर्शाता है। अगर जिस व्यक्ति के कुंडली में इस प्रकार के योग बन रहे हैं तो वह फल कब देगा? तो ये ग्रह अपनी दशाओं में देंगे। अब चंद्रमा केंद्र भाव का स्वामी है, यानी कि चंद्रमा जो है यह केंद्र भाव का स्वामी हो गया, सूर्य त्रिकोण भाव के स्वामी हो गया। तो सूर्य की दशा में ज्यादा फल मिलेगा कि चंद्रमा की दशा में ज्यादा फल मिलेगा? सूरज की दिशा में मिलना, सूर्य की दिशा में मिलना चाहिए गुरु जी। हाँ जी, सूर्य की दशा में आपके उत्तर उत्तम है, परंतु इसका कारण क्या है? उत्तर सही है। केंद्र भाव से ज्यादा त्रिकोण के अधिपति का बल
माना जाता है, शुभ फल माना जाता है गुरु जी। ठीक है, आपका भी कथन उत्तम है, लेकिन एक जो सरल कथन है कि सूर्य के नजदीक में चंद्रमा जब आता है तो अस्त हो जाता है गुरु जी। न यह छीन हो जाते हैं, और सूर्य सदैव बलवान होता है, सभी ग्रहों से अधिक बलवान सूर्य ही है। सूर्य के नजदीक चंद्रमा आएगा तो गुरु जी वो अमावस्या का व्रत भी हो जाएगा। हाँ, कहने का मतलब यह है कि तो चंद्रमा की दशा में थोड़ा कम फल मिलेगा, लेकिन सूर्य की दशा में थोड़े अधिक फल मिलेंगे। अब इसके बाद में दूसरे सूत्र पर हम लोग चलते हैं। पहला सूत्र तो हम लोगों ने अध्ययन कर लिया, अब दूसरे सूत्र पर हम लोग चलते हैं। दूसरा सूत्र यह है कि मेष लग्न तो जाता से धन सप्तम नायक, कि मेष लग्न की कुंडली में धन सप्तम नायक, धन यानी कि दूसरा भाव, सप्तम यानी सातवां भाव, नायक मतलब उनके स्वामी निर्देशक, तो कौन होते हैं? शुक्रदेव होते हैं। पहला सूत्र हम लोगों ने पढ़ लिया। दूसरा सूत्र में कि सातवें भाव एवं दूसरे भाव के स्वामी अच्छे फल नहीं देते, यानी कि शुक्रदेव अच्छे फल नहीं देते। दोनों अपन जब मार्ग भी भाव हो जाएंगे गुरु जी। हाँ, इसके कारण यह हो जाते हैं कि शुक्रदेव तो वैसे शुभ ग्रह हैं, लेकिन शुक्रदेव की मूल त्रिकोण राशि, किसी भी ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि की अत्यधिक महत्ता होती है। मूल त्रिकोण राशि केंद्र भाव में है, इसलिए शुक्र को केंद्राधिपत्य दोष लगा, ये अशुभ ग्रह हो गए। एवं मार्केश भाव के भी स्वामी हो गए दोनों, इसलिए यह पापग्रह का भी काम कर लिए एवं मार्केश का भी काम कर लिए। तो अपनी दशा में यह स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं दे सकते हैं, या वैसे हानि नहीं देंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है शुभ ग्रह होने के बावजूद भी। गुरु जी यहाँ पे जैसे मेष लेकिन लग्न और तुला लग्न के लिए अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, इस प्रकार यहाँ दो मारक भाव के अधिपति होते हैं, तो प्रबल मारक बनेंगे या फिर मारक का दोष नहीं लगेगा गुरु जी? नहीं, यहाँ पे मारक का दोष लगेगा और प्रबल मार्केश हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शुक्रदेव पापग्रह हो गए, केंद्राधिपत्य दोष इन्हें लग गया, यह शुभ गुण भूल गए। केंद्राधिपत्य दोष का मतलब ये होता है कि अपने गुणों को भूल जाना, तो ये अपनी शुभता को भूल गए, और यह मारक भाव के स्वामी हो गए तो अपनी शुभता भूल गए, तो मारक ग्रह बन गए, प्रबल मारक हो गए ये। अब इसके लिए जो आपने जो कहा तुला लग्न के लिए, हम तुला लग्न की भी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। तो तुला लग्न में यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6। तो पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्र में एक श्लोक है, उस श्लोक को ऐसे करके है कि द्वितीय सप्तमे सोपी न भौमो मारको भवेत। पराशर होरा शास्त्र में लिखा गया है कि द्वितीय सप्तमे सोपी न भौमो मारको भवेत, यानी कि अब यदि द्वितीय एवं यदि सप्तमेश दोनों ही भाव के स्वामी मंगल देव हो जाए तो मारक ग्रह नहीं होते। कारण कि मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि 7वें भाव में है, ये पापक ग्रह है, तो ये अपने पाप गुण भूल गए, इनमें आ गई शुभता। तो यह मौलिक नियम जो है, यह ग्रहों का जो मौलिक नियम है, यह केंद्राधिपत्य दोष होने के कारण इसका फलों में अंतर हो जाता है। जी धन्यवाद गुरु। हाँ, हम आधे घंटा के बाद बतियाई बड़ी, तो हम जब बात कहेंगे कल से हम बात समझाई बड़ी क्लास में बड़ी। अब मेष लग्न वाले के लिए सप्तमेश शुक्र और तुला लग्न वाले को सप्तमेश मंगल का ही फल मिलेगा, क्योंकि इनकी मूल त्रिकोण राशि केंद्र भाव में है।
मूल त्रिकोण राशि की महत्ता काफी ज्यादा होता है। यहां तक बातें स्पष्ट हो गई। जी गुरुजी। अब हम लोग आगे चलते हैं कि नौमेश एवं दशमेश, अब यही मेष लग्न की कुंडली है। क्यों हम लोग इस योगों को खूब विवेचना करते हुए समझते हुए चलेंगे कि मेष लग्न तु जातस्य भाग्यांत स्थान नायकः, मेष लग्ने तु जातस्य भाग्यांत स्थान नायकः। भाग्य यानी कि कहा जाता है नवम भाव को, भाग्य भाव नवम भाव को, और अंत किसे कहा जाता है? भाग्यांत। अंत भाव तो वही है ना, 12वां भाव को अंत कहेंगे। एक से यहां से शुरू होता है और 12वें पे भाव समाप्त हो जाता है, भाग्यांत। तो भाग्य और अंत स्थान के नायक हैं, यानी कि ये स्वामी हो गए। अब यहां पर देवगुरु बृहस्पति, जैसा कि अभी हम लोगों ने कुछ क्षण पहले पढ़ा कि वैसे ग्रह जिनकी 2 राशियां होती है तो मूल त्रिकोण राशि की प्राथमिकता हो जाती है। ऐसा ही अभी कुछ क्षण पहले हम लोगों ने पढ़ा है ना। जी गुरु। लेकिन अब यहीं पे देवगुरु बृहस्पति मेष लग्न में यहाँ पर भाग्य भाव के भी स्वामी है, 12वें भाव के भी स्वामी है, और भाग्य भाव में 9 नंबर की राशि जो मूल त्रिकोण राशि है इनकी, तो यह कहाँ का फल देंगे? मूल त्रिकोण का गुरुजी। भाग्य भाव का देंगे, नवम भाव का। लेकिन फलों में परिवर्तन होता है, कैसे होता है उसको भी हम लोग समझें, और वह क्यों होता है इसके बेसिक नियम हम सब लोग पहले से जानते हैं। तो यहाँ यहाँ भाग्य भाव का फल देंगे, परंतु इनकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। इनकी स्थिति, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। यदि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी ना हो तो हर चीज में बाधा। तो यदि नवमेश एवं द्वादशेश होकर देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में ही बैठ जाए, जैसे कि इस कुंडली में बैठे हुए हैं, तो अब यहाँ पर क्या हो गया? नीच के हुए गुरुजी, नीच के हो गए। तो यदि मूल त्रिकोण राशि जिस ग्रह की जहां होती है, अगर वह ग्रह अक्कर सही स्थान पे, शुभ स्थान पे, मजबूत स्थिति में बैठा हुआ होता है, तो वह अपने मूल त्रिकोण राशि का फल ज्यादा देता है। परंतु अगर स्थिति अच्छी नहीं हो, अपने नीच राशि में हो और अशुभ प्रभावित हो, तो यदि उनकी राशि अशुभ भावों में है, अशुभ भाव का फल दे देता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति किस भाव का फल अधिक दे देंगे? 12वें भाव का। 12वें भाव का फल अधिक देंगे। और यह भी अपनी दशा मुक्ति में स्वास्थ्य हानि कर सकते हैं, करेंगे। लेकिन मार्केस जो है यह नहीं होंगे, मारक सिद्ध नहीं होंगे, लेकिन बीमारी में सहयोगी हो जाएंगे, मार्केस में बल दे देंगे। क्योंकि मार्केस का तो काम तो 7वां एवं दूसरा ही मार्केस बनता है ना, इसमें सहयोगी बन जाएंगे। जी गुरुजी, हॉस्पिटलाइज करवा देंगे। हॉस्पिटलाइज करवा देंगे। और दूसरे और 7वें भाव का स्वामी जो प्रबल मार्केस है, यहाँ शुक्र जो है बृहस्पति के साथ में शत्रु होकर के मजबूत होकर के बैठ गया और सहयोगी बन गए। और राहु और शुक्र जो है, राहु जो है किसी भी विषय वस्तु को, लंबा बीमारी को लेकर जाने वाले हैं, और साथ में शुक्र और राहु के अंशात्मक मान में 3-3-6 अंशों का अंतर। तो यहां तक इस सूत्र को हम लोग, तीसरे सूत्र को समझ लिए कि यदि कोई, यह इस सूत्र से हम लोगों को क्या शिक्षा मिला? यही शिक्षा मिला कि यदि किसी ग्रह की 2 राशियां हैं
अगर तो वह अत्यधिक मूल त्रिकोण राशि का फल ज्यादा देगा, परंतु यदि वह राशि का स्वामी, उदाहरण स्वरूप यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति को ही ले लिया जाए कि अगर यह नीच राशि के बैठे हुए हैं तो इनकी दूसरी राशि जहां अशुभ भाव में बना हुआ है उस भाव का फल या थोड़ा विशेष कर देते हैं। अब इसके बाद में हम लोग अगले सूत्र पर चलते हैं। अगला सूत्र है कि यही जब अब हम लोगों ने तो यहाँ पर चौथे एवं पांचवें भाव के स्वामी का जो संबंध के बारे में जो राजयोग पढ़ा था, अभी हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था, वह 9वें एवं 10वें भाव के भी संबंध से राजयोग बनता है और उत्तम बनता है, क्योंकि 10वां भाव हमारा कर्म भाव है और 9वां भाव हमारा भाग्य है। भाग्य एवं कर्म यदि दोनों में संबंध हो जाए, दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाए, तो क्या होगा? उत्तम स्थिति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। हो जाएगी। हो जाएगी गुरु जी। लेकिन अब क्या इस कुंडली में उस प्रकार से योग बनेंगे? क्या मेष लग्न में या क्या नहीं ना? अब इसमें ग्रहों की स्थिति को पहले छोड़ा जाए, भावेशों के आधार पर इस योग को समझने का प्रयास किया जाए कि यदि इस कुंडली में अभी तो खैर शनि और बृहस्पति की युति नहीं है, अगर यहीं पे बृहस्पति देव शनि की राशि में है तो शनि को हम लोग बिठा देते हैं कहीं भी, यहीं पे बिठा लीजिए ना, देवगुरु बृहस्पति की राशि में। संबंध बन गया कि नहीं बन गया? परस्पर संबंध बन गया। जी गुरु जी। तो इसका नियम यह है कि जब भी किसी भी लग्न की कुंडली में 9 मेष एवं 10 मेष का संबंध हो, तो दोनों के गुण धर्मों में समानता हो, दोनों के गुण धर्मों में समानता हो, तभी जाकर यह लाभ अत्यधिक मिलता है। जब गुण धर्मों में समानता नहीं हो तो यह लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि भाग्य अगर शुभ है, भाग्य कहेगा कि अच्छे रास्ते से चलो जी, अच्छे कायदे से चलो। अब यह देवगुरु बृहस्पति हैं तो यह सकारात्मक कायदे से चलने के लिए प्रेरित करेंगे। गुरुजी मेरा एक सवाल है, ये एक नीच मिनट राशि एक मिनट हमारी बातों को समाप्त होने दीजिए, प्रश्न खूब कीजिएगा। यहाँ तो खैर कक्षा में अगर प्रश्न हो तो फिर कक्षा का महत्व ही क्या। कहने का मतलब यह है कि भाग्य बुद्धि हमें जो शिक्षा मिली वह पारदर्शी। मेष लगन वाले को अगर यहाँ पर धनु राशि है तो देवगुरु बृहस्पति हो गए, शिक्षा पारदर्शी है, इसके भाग्य में है, इनका नसीब है, इनका अंतरात्मा की चाहत क्या है, तो सकारात्मक कायदे से पारदर्शी कायदा भाग्य बतला रहा है। लेकिन शनि क्या है? शनि तो पापक ग्रह है, इनका 10म भाव में स्वामी हो, दशमेश हो जाने से उतनी शुभता नहीं आई, क्योंकि इनकी मूल त्रिकोण राशि 11वें भाव में है, पापी ग्रह है ये, और पापक तो बढ़ गया, ये स्वार्थी हो गए। तो यहाँ पर स्वार्थी एवं उदारवादी दोनों में मेल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर हम लोग 2 शब्दों का चयन करें, एक स्वार्थ और दूसरा उदार, दोनों में कभी मेल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अगर उदार को अगर हम लोग शुभ ग्रहों की तुलना या बराबरी करें शुभ ग्रह से, तो फिर स्वार्थी का किस ग्रह से किया जाएगा? गुरु जी सूर्य से कर सकते हैं शुक्र के साथ में। नहीं, अगर शुभ ग्रह, यहाँ तो शुभ और 2 ही प्रकार के ग्रह हो गए ना, शुभ ग्रह पाप ग्रह, 2 ही ग्रह। तो यदि उदारता नैतिकता छोड़ देगा गुरुजी काम में, क्योंकि राहु के साथ भी बैठा है। नहीं ना, बैठने की बात, अगर राहु से भी युत न हो तो यहाँ पर जो है शुभत्व एवं पापत्व का मेल ही नहीं है। यानी कि अगर दोनों में, यह कहने का मतलब यह है कि यदि 9 मेष एवं 10 मेष का राशि परिवर्तन भी हो, या चौथे या 5वें का राशि परिवर्तन हो या संबंध हो, परंतु यदि दोनों ग्रहों में गुण धर्मों में समानता हो,
यदि दोनों ग्रहों में गुण धर्मों में समानता हो, फिर वो राजयोग उसका सहधर्मी हो फल जाएंगे, पूरा मिलता सहधर्मी है। हो जाए, वो सहधर्मी हो जाएंगे तो उसका फल तो अच्छा मिलेगा, हाँ जी, सहधर्मी नहीं होने के कारण फल में कमी मिलती है। कमी हाँ, अब मिलेगी। किसी का प्रश्न था, प्रश्न रखे अपनी। गुरुजी मेरा यही प्रश्न था बस कि मैं कहा 9 में से जब ये 10 में 10 भाव में नीच के हो गए तो एक तो ये नैतिकता छोड़ देंगे, हाँ और जहां ये काम करेंगे वहां ये स्वार्थी हो जाएंगे। हाँ और साथ में राहु है तो राहु तो बस वही है कि अपना छल कपट दे देंगे इनमें कि वो राहु 10 में दुनिया बस में इस तरह से काम करेगा ये। हाँ। अब इस स्थिति में यदि यह नीच के ग्रह हैं, देवगुरु बृहस्पति नीच के हो गए और शनि से संबंध अगर इनका बन जाता है, अगर शनि से संबंध परस्पर बन जाता है किसी भी जगह, कहाँ तो नवमांश में राशि परिवर्तन हो जाए या दशमांश कुंडली में, दशमांश कुंडली में भी यदि संबंध बन रहा हो तो संबंध अब अगर किस कुंडली में बनेगा, अगर दशमांश कुंडली में बनेगा तो कार्य क्षेत्र में काफी अच्छा हो जाएगा। दशमांश कुंडली में भी देवगुरु बृहस्पति एवं शनिदेव का राशि परिवर्तन हो या परस्पर संबंध हो जाए तो अच्छी बात है। विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई भी विद्यार्थी का काम है, तो अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अगर ग्रहों की युति जिस वर कुंडली में होगा उस क्षेत्र में उसे लाभ मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि शनिदेव, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अगर नीच के हैं और शनि से संबंध होने पर क्या हो जाएगा, नीच भंग भी तो हो जाएगा ना। जी गुरुजी। लेकिन नीच भंग की स्थिति होगी तब तो, अगर नीच भंग ना हो तो, अगर नीच भंग भी हो रहा है तो देवगुरु बृहस्पति एवं शनि का अंशात्मक मान बराबर के आसपास में होता है, अगर दृष्टि से हो रहा है तो। अभी यहाँ पर 27 नंबर की में है, ये 27 अंशों के हैं 5 नंबर राशि में, तो शनिदेव कहाँ चले गए, धनु राशि में नवमांश में चले गए, और बृहस्पति देव कहाँ पे हैं, 10 नंबर की राशि में, तो 10 में ही। द्विद्वादश हो गए गुरुजी 9 मास में। तो ये तो देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर है, 10 में ही है, नवमांश में 10 नंबर की ही राशि में जाएंगे तो वर्गोत्तम हो गए, तब देवगुरु बृहस्पति वर्गोत्तम हुए ना। अब शनि से संबंध बनना यानी कि बृहस्पति देव शनि की राशि में है और नवमांश में भी ये शनि की राशि में होगा, और शनि देव जो है नवमांश में देवगुरु बृहस्पति की राशि में हो, तो संबंध बना या नहीं बना, बना गुरुजी, संबंध बना, संबंध बना, तो यह लाभकारी संबंध हुआ या अलाभकारी। वैसे तो गुरुजी परिवर्तन शुभ माना जाता है, पर दोनों के गुणधर्म अलग अलग है और द्विद्वादश हो रहे हैं 9 मास में। द्विद्वादश हो रहे हैं, द्विद्वादश हो रहे हैं, यह अच्छी स्थिति नहीं है, यह उतना लाभ उत्तम नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। अब इसके बाद में यह भी कहना है कि मेष लग्न में, मेष लग्न के कुंड वाले व्यक्ति को, क्योंकि मंगल ही लग्नेश भी है, मंगल ही अष्टमेश भी है, तो यदि मंगल जब, अब मेष लग्न की कुंडली में वैसे भी हमारे शास्त्रों में यह वर्णित है कि लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, परंतु इसके भी अपवाद हैं। अपवाद यह है कि यदि मंगल, अब इस कुंडली में मंगल देव कहाँ है, मंगल देव धनु राशि में है, यदि लग्नेश मंगल से संबंध बना ले, यानी कि मंगल को केतु देखे, मंगल को केतु देखे, ये नहीं कि मंगल केतु को देख ले, अगर यहीं पर मंगल है और केतु को देख लिया चौथी दृष्टि से, या मंगल यहाँ पर है
और मंगल केतु को 8वीं दृष्टि से देख लिया तो यह योग नहीं बना। कहने का मतलब आप समझिए कि केतु मंगल से युक्त हो या केतु के द्वारा मंगल देखा जाता हो, यानी कि केतु से मंगल यदि प्रभावित हो तो, हमारे कहने का मतलब शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे। कि मेष लग्न की कुंडली हो, कृपया कम से कम 2-3 सदस्य अपने माइक को खोल के रखें। गुरुजी फिर उसमें केतु के गुण धर्म ज्यादा बढ़ जाएंगे, और अगर हाँ, मंगल देखेगा तो फिर मंगल आपके ज्यादा रहेंगे। ना ठीक है। हमारे कहने का मतलब है केतु तो लगने से हो नहीं सकता, जब है तो लगने से मंगल ही है, और मेष लग्न की कुंडली पर चर्चा हो रही है। तो यदि मंगल, वैसे भी कहा गया है कि मंगल अष्टमेश, मेष लग्न की कुंडली में मंगल को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, यानी कि लग्नेश जो ग्रह है यदि वही अष्टमेश भी हो तो उसको दोष नहीं लगता अष्टमेश का। परंतु यदि मेष लग्न की कुंडली हो और केतु के द्वारा मंगल देखा जाता हो तो व्यक्ति को चोट चपेट, थोड़ा फुंसी वाली घाव जिसमें से मवाद वगैरह निकलता है, इस प्रकार की संभावनाएं अत्यधिक होने की संभावनाएं बनती है, क्योंकि मंगल देव लग्नेश हो जाते हैं और पापा ग्रह केतु देव हैं, और उनके गुणों में जो है पापत्व गुण वृद्धि भी हो जाता है, और केतु भी कटपिट के कारक है। तो यह लग्नेश होने से मंगल देव जो लग्नेश हो गए और अपनी यह जो अष्टमेश के होने का गुण जो भूल गए, उस गुणों को केतु क्या कर देता है, याद दिला देता है। जी गुरुजी। एक श्लोक भी है शास्त्रों में ऐसे बतलाया गया है कि खष्टम अष्टम नाथेन, खष्टम नाथेन यूतो भूमि सुतो यदि, यानी कि यदि छठा भाव, यदि मंगल छठे भाव से संबंध बना ले तो भी व्यक्ति को चोट चपेट होने की संभावनाएं बनती रहती है। ऐसे व्यक्ति को सावधानी से वाहन वगैरह चलाने चाहिए। यदि मेष लग्न वाले को, मेष लग्न वाले व्यक्ति का यदि मंगल एवं बुध से संबंध हो, लग्नेश का बुध से संबंध हो तो सावधानी पूर्वक गाड़ी वगैरह चलाना चाहिए, यानी कि चोट चपेट लगने का भय अत्यधिक होता है। और यह चोट चपेट ज्यादा कहाँ लगता है, तो सिर में लगता है, क्योंकि मंगल की मूल त्रिकोण राशि लग्नेश भी है और मूल त्रिकोण राशि लग्न में ही है। और पीड़ित कौन हो रहा है, तो मंगल हो रहा है। किससे हो रहा है, तो खष्टेश से हो रहा है। खष्टेश से मंगल पीड़ित हुआ, और मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष है, वह लग्न में है। तो इसके लिए लग्न को भी पाप प्रभावित होना चाहिए, यानी कि लग्न को खराब होना चाहिए। यानी कि लग्न में ही अगर 1 नंबर की राशि है तो शनि हो जाए, या लग्न राहु के द्वारा देखा जाता हो, या केतु के द्वारा देखा जाता हो, या लग्न पाप प्रभावित हो जाए, तो यदि लग्न पाप प्रभावित है तो सिर पर ज्यादा समस्याएं। यदि 8वां भाव है तो 8वें भाव से संबंधित अंगों में समस्या। यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गई? जी गुरुजी। जी गुरु।
वैसे भी अब इससे अगले सूत्र पर हम लोग चलते हैं। अगला सूत्र यह है कि यहाँ पर जितना खराब स्थितियां हम लोगों ने, जो खराब स्थितियों के बारे में हम लोगों ने सूत्र के बारे में जो पढ़ लिया, उसके कुछ सुफल के बारे में भी हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। कि यदि मेष लग्न की कुंडली हो और शुक्रदेव यदि 12वें भाव में है तो बड़े अच्छे प्रकार के राजयोग देते हैं, सबसे अच्छा राजयोग दे देते हैं ये। क्योंकि जब 12वें भाव में होते हैं तो शुक्रदेव उच्च राशि के हो जाते हैं, और वैसे भी 12वें भाव के शुक्रदेव अच्छे फल देते हैं। यह नियम भी है और यह प्रभावी भी माना जाता है कि यदि यह नियम केवल 12वें भाव के लिए ही नहीं है, यह नियम 12वें भाव के लिए भी नहीं है, यह नियम सभी कुंडलियों के लिए है, सभी भाव के लिए। 12वां भाव जो होता है काल, जिस भाव का आप विचार करेंगे, यदि 10वें भाव का विचार किया जा रहा हो, इसको अगर लग्न मान लेंगे तो 12वां भाव यह हो। और 12वें भाव में शुक्रदेव उच्च के होते हैं काल पुरुष के नियमानुसार। तो आपके कुंडली में शुक्रदेव चाहे जहां भी हैं, जिस राशि में है, जिस भाव में है, उस भाव से अगले भाव में जो भी ग्रह होता है, उस ग्रह से संबंधित के कार्यकर्ताओं से काम करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती, ज्यादा लाभ होता है, कम परिश्रम और लाभ अधिक होता है। अब यहाँ पर जो अगर मेष लग्न की कुंडली है, शुक्रदेव अगर यहाँ पर बैठ जाते हैं तो उत्तम फल इसलिए दे देते हैं क्योंकि यहाँ उच्च के हो जाते हैं। परंतु अन्य लग्न में दूसरे किसी भी लग्न में अगर यही कन्या लग्न की बात की जाए तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर यह उतने अच्छे फल नहीं देते हैं। और यह केवल शुक्रदेव के लिए नहीं है, इस नियम को विधिवत समझा जाए। इस नियम में कई सूत्र, एक ही नियम में, ज्योतिष के एक सूत्र में कई कई सूत्र को समायोजित रहता है। यह सूत्र बना कि यदि दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठता है तो शुभ फल देता है, परंतु यह नियम केवल मेष लग्न पर ही लागू होता है, अन्य किसी लग्नों पर नहीं। क्योंकि अब यहाँ पर अगर अभी सभी लग्नों का थोड़ा थोड़ा चर्चा हम लोग कर लेते हैं, फिर स्पष्ट होता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए, यदि मेष लग्न है तो शुक्रदेव दूसरे भाव के स्वामी होकर के उच्च के हो गए, अच्छा फल हो गया। अगर यहाँ पर वृषभ राशि है, यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बुध देव हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, या मंगल की राशि में हो गए, मंगल देव क्या मानते हैं, बुध को शत्रु मानते हैं। जब धनेश ही शत्रु राशि में भी हो जाए तो एक तो भावेशों के आधार पर, स्थिति के आधार पर 12वां भाव अशुभ है, मैंने भाव के आधार पर अशुभ भाव हो गया, एवं ग्रह की स्थिति के आधार पर भी खराब हो गया, तो 2 प्रकार से खराब हो गया, इसलिए नुकसान हो गया। अगर मिथुन राशि हो गया तो यहाँ पर चंद्रमा, तो यहाँ पर 2 नंबर की राशि होगी तो शुक्रदेव चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, तो यह भी स्थिति भी खराब एवं बंद करवा रहा। तो यहाँ तक ऐसी स्थिति है। इस प्रकार से आप देखेंगे, अगर यहाँ पर कर्क राशि हो तो यहाँ पर 3 नंबर की राशि, यहाँ पर 5 नंबर की राशि, तो यहाँ पर सूर्यदेव बुध की राशि में चले आएंगे। तो हल्की तो अच्छी स्थिति है, परंतु उतना अच्छा नहीं। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ मेष लग्न की कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी यदि 12वें भाव में बैठते हैं तो अच्छे फल देते हैं, अन्य भावों में नहीं देते। तो मेष लग्न के लिए है अच्छी बात है। और अब हम गुरुजी, हाँ जी, तो ये धन भाव का स्वामी व्यय भाव में जाएगा, उसको कैसे करेंगे फिर? अच्छे फल देगा वो?
शायद नेटवर्क का इश्यू आ रहा है गुरुजी।